नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है स्टाफिंग और ये टॉपिक है नर्सिंग मैनेजमेंट का, जो कि पोस्ट कॉप के अंडर में आता है। स्टाफिंग का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हम एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में कर रहे हैं उनके लिए स्टाफ, यानी कि जो पर्सनल है या ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको हम कैसे मैनेज करेंगे, उनकी कैसे रिक्रूटमेंट होगी, कैसे सिलेक्शन होगा, उसके बाद उनकी इन सर्विस एजुकेशन, उनको अलॉट करना, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं उनकी, ये सभी चीज़ें स्टाफिंग में आ जाती हैं। तो स्टाफिंग का मतलब है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम। स्टाफिंग इज़ द सिस्टमेटिक अप्रोच। क्या है ये? सिस्टमेटिक अप्रोच है टू द प्रॉब्लम ऑफ, किस प्रॉब्लम की? सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एंड रिटेनिंग पर्सनल। सेलेक्ट करना पर्सनल को, ट्रेन करना इसमें आ जाती हैं जैसे कि इन सर्विस एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, मोटिवेट करते रहना उसको अपने काम के प्रति, एंड रिटेनिंग पर्सनल, और इस तरह से पर्सन के साथ ट्रीटमेंट देना कि वो अपनी पोजीशन पे बना हुआ रहे, वो उसको जॉब को छोड़ के नहीं जाए। एंड नॉन प्रोफेशनल पर्सनल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल पर्सन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी चीज़ें शामिल हो जाती हैं स्टाफिंग में। तो एक बार वापस से इसको रिपीट करते हैं। स्टाफिंग इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम ऑफ सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एंड रिटेनिंग प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल पर्सनल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स मैन पावर प्लानिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन पावर होता है, स्टाफ होता है, उसकी प्लानिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। टू हैव द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस, एक राइट व्यक्ति होना चाहिए एक राइट जगह पे, राइट काम करने के लिए एक राइट व्यक्ति होना चाहिए। एंड अवॉइड स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल। राउंड होल है और उसमें हम एक स्क्वायर पैग यदि इसमें एंटर करा रहे हैं तो ये रॉन्ग होगा, इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए ये चीज़ें की जाती है। स्टाफिंग या फिर मैन पावर प्लानिंग मीन्स राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के जो कार्य हैं या फंक्शन जो हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला है प्लानिंग स्ट्रेटजीज टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज। स्ट्रेटजीज प्लान करना ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए। तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है रिक्रूटिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को रिक्रूट करना। तीसरा है सिलेक्शन। रिक्रूट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि उसका विज्ञापन देना कि ये वैकेंसी निकली हैं और ये एज ग्रुप होना चाहिए, ये उसकी क्वालिफिकेशन हो चाहिए, वो सब रिक्रूटिंग में आ जाता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड प्लेसिंग राइट नंबर ऑफ मैन पावर। फिर उसमें से सिलेक्शन करना बाय रिटर्न और बाय इंटरव्यू, और फिर प्लेस करना राइट मेंबर को। फोर्थ है प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम टू डेवलप स्किल इन एम्प्लॉय। उसके बाद में जो इन सर्विस एजुकेशन या उस व्यक्ति को जो हमने स्टाफ लिया है उसको हम एजुकेशन देते हैं जिसकी उसकी जो स्किल्स हैं वो और ज़्यादा डेवलप हों उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मीन्स उसको सैलरी प्रोवाइड करना। सिक्स है कैरिंग आउट परफॉर्मेंस अप्रेजल टू जज द कॉम्पिटेंसी ऑफ एम्प्लॉय एंड देयर सूटेबिलिटी फॉर प्रमोशन एंड ट्रांसफरिंग एंड डिमोटिंग फॉर पुअर परफॉर्मेंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे। इसमें क्या होता है, उसका टेस्ट किया जाता है कि वो कितना अपनी स्किल्स को या अपनी जो सर्विसेज हैं वो कितनी ढंग से दे रहा है, कितने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रमोशन किया जाता है यदि उसकी अच्छी स्किल्स हैं, अच्छी सर्विसेज हैं, और ट्रांसफ़र किया जाता है यदि और ज़्यादा वो कहीं पे उपयुक्त है और कहीं के लिए, और डिमोटिंग यदि उसकी पुअर परफॉर्मेंस है तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं फंक्शन ऑफ स्टाफिंग में। ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के लिए प्लान करना कि कैसे हम स्टाफ लेंगे, कैसे हम विज्ञप्ति निकालेंगे, किस तरह से सिलेक्शन होगा उनका। फिर तो रिक्रूटिंग एम्प्लॉई, सिलेक्शन एंड प्लेसिंग, देन आता है उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके बाद रिन्यूमरेशन, उसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट आता है जो स्टाफिंग है उसको समझने के लिए, फिर उसके फंक्शन को समझने के लिए हम ये जो एक डायग्राम बना हुआ है उसका भी यूज कर सकते हैं
और यदि एग्जामिनेशंस में हम इस तरह के डायग्राम बनाते हैं तो वो एग्जामिनर के लिए समझने में बहुत ज़्यादा इजी होता है और ये मार्क देने वाला होता है। तो इसमें है सबसे पहले आइडेंटिफाई वर्कफोर्स, उसके बाद क्या आएगा पीपल अवेलेबल, कौन कौन पीपल लोग जो हैं अवेलेबल हैं, फिर रिक्रूटिंग करना उनकी, फिर क्राइटेरिया सिलेक्शन का क्राइटेरिया कि रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, ये किस तरह से मेरिट बेस पे होगा, उसके बाद प्लेसमेंट करना, देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो सही व्यक्ति है सही काम के लिए उसको यूटिलाइज करना, नेक्स्ट इवेल्यूएशन करना, परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन करना, और नेक्स्ट आता है फिर यदि उसमें कोई कमी है या फिर कुछ और स्किल्स सिखानी है तो इन सर्विस एजुकेशन, उसके बाद प्रमोशन उसका, नेक्स्ट कंपनसेशन, और यदि कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद में फिर दोबारा से उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सभी चीज़ शामिल होती है फंक्शन ऑफ स्टाफिंग या स्टाफिंग में। पहला आइडेंटिफाई वर्कफोर्स, सेकंड पीपल अवेलेबल, थर्ड रिक्रूटिंग, फोर्थ क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, फिफ्थ प्लेसमेंट, सिक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, सेवंथ इवेल्युएशन, 8th in service education, 9th promotion, 10th compensation and 11th training. नेक्स्ट पॉइंट है फिलॉसफी ऑफ स्टाफिंग इन नर्सिंग। क्या फिलॉसफी काम करती है स्टाफिंग के लिए? तो फर्स्ट है नर्स एडमिनिस्ट्रेटर बिलीव दैट इट इज़ पॉसिबल टू मैच एम्प्लॉयज नॉलेज एंड स्किल्स टू पेशेंट केयर नीड्स इन ए मैनर दैट ऑप्टिमाइज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड केयर क्वालिटी। इसका मतलब है कि जो नर्स एडमिनिस्ट्रेटर है ये ऐसा विश्वास करती है कि जो एम्प्लॉय की नॉलेज है और स्किल है वो पेशेंट केयर से कैसे मैच करे, पेशेंट केयर की जो नीड है उससे कैसे मैच करे। इसके लिए क्या होगा, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन भी आए और केयर की क्वालिटी भी हो। इसमें स्टाफिंग में दोनों ही चीज़ों पे जोर दिया जाता है कि जो एम्प्लॉय है उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिले और जो पेशेंट है उसको केयर क्वालिटी मिली। तो इस फिलॉसफी पे काम करती है। सेकंड है नर्स एडमिनिस्ट्रेटर बिलीव दैट द टेक्निकल एंड ह्यूमनिस्टिक केयर नीड्स ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट्स आर कॉम्प्लेक्स दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट केयर शुड बी प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल नर्सेज। मीन्स जो पेशेंट है क्रिटिकली इल पेशेंट है उसको टेक्निकल भी सुविधाएं मिलें और ह्यूमनिस्टिक भी सुविधाएं मिलें, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं कॉम्प्लेक्स होती हैं और इसके लिए क्या होना चाहिए प्रोफेशनल नर्सेज होनी चाहिए जो इन जो नीड्स हैं पेशेंट के उसको फुलफ़िल कर सके, उसको प्रॉपर नर्सिंग सर्विसेज दे सके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है नर्स एडमिनिस्ट्रेटर बिलीव दैट द हेल्थ टीचिंग एंड rehabilitation needs of the chronically ill patient should be provided by professional and technical nurses। टीचिंग भी प्रोवाइड की जाए पेशेंट को और रिहेबिलिटेशन नीड भी उसकी फुलफ़िल की जाए, किसके द्वारा? प्रोफेशनल एंड टेक्निकल नर्सेज के द्वारा। फोर्थ है नर्स एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी बिलीव दैट patient assessment, work qualification and job analysis should be used to determine the number of personnel in each category to be assigned to care for the patient of each type, such as coronary care, renal failure। मीन्स अलग अलग जो ब्रांचेस हैं हॉस्पिटल में, जैसे कि कोरोनरी में, रीनल में, तो उसके हिसाब से उसको जॉब एनालिसिस किया जाए स्टाफ का कि कौन सा स्टाफ कहाँ के लिए उपयुक्त होगा, कौन से स्टाफ की स्किल हम कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। फिफ्थ है नर्स एडमिनिस्ट्रेटर शुड बिलीव दैट ए मास्टर स्टाफिंग प्लान एंड पॉलिसीज to implement the plan in all units should be developed centrally by the nursing heads and staff of the hospital। जो नर्सिंग हेड है वो ये डिसाइड करे कि मास्टर स्टाफिंग प्लान क्या होगा, पॉलिसीज़ क्या होंगी हर यूनिट में। सिक्स है नर्स एडमिनिस्ट्रेटर बिलीव दैट द स्टाफिंग प्लान शुड बी एडमिनिस्टर्ड एट द यूनिट लेवल by the head nurse so that selected plan details such as shift start टाइम, नंबर ऑफ़ स्टाफ असाइंड ऑन हॉलीडे पे कितने स्टाफ होंगे, शिफ्ट कब स्टार्ट होगी, उसका टाइम क्या होगा, एंड नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय असाइंड टू ईच शिफ्ट कैन बी मॉडिफाइड, कितने नंबर में एम्प्लॉयज़ होंगे हर शिफ्ट में, ये मॉडिफाइड किया जाए टू अकोमोडेट द यूनिट वर्कलोड एंड वर्क फ्लो। जो यूनिट का वर्कलोड है और वर्क फ्लो है उसके हिसाब से ये सब चीज़ कौन तय करेगा? हेड नर्स। तो ये सब फिलॉसफीज़ हैं रिलेटेड टू स्टाफिंग।
नेक्स्ट है नॉर्म्स, स्टाफिंग, इंस्पेक्शन यूनिट, नॉर्म्स एंड एक्टिविटीज। अब नॉर्म्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से स्टाफिंग चलता है। तो नॉर्म्स है टेकन into account the workload projected in the wards and other area of the hospital। नॉर्म्स में क्या हम ध्यान रखेंगे कि वार्ड्स जो हैं उसमें वर्कलोड कितना है और हॉस्पिटल्स में क्या है वर्कलोड। सेकेंड है द पोस्ट ऑफ नर्सिंग सिस्टर एंड स्टाफ नर्सेज हैव बीन क्लब टुगेदर फॉर कैलकुलेटिंग staff entitlement for performing nursing care work which the staff nurse will continue to perform even after she is promoted to the existing scale of nursing sister। तो इस पर डिपेंड करेगा, जो नर्सिंग सिस्टर की पोस्ट हैं और स्टाफ नर्स की पोस्ट हैं वो इस तरह से कैलकुलेट की जाएँ उनके नंबर्स कि जो नीड्स हैं हॉस्पिटल की या वार्ड्स की वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएं। नेक्स्ट है out of the entitlement work out on the basis of the norm 30% post may be sanctioned as a nursing sister। जो 30% पोस्ट हैं टोटल स्टाफ की वो नर्सिंग सिस्टर के लिए सैंक्शन होती हैं। दिस वुड फर्दर इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग रेशियो ऑफ 1 नर्सिंग सिस्टर टू 3.6 स्टाफ नर्सेज। ये रेशो होना चाहिए 3.6 स्टाफ नर्सेज पे 1 नर्सिंग सिस्टर होनी चाहिए। फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इन सेटलमेंट विद द दिल्ली नर्स यूनियन इन मई 1990। ये किसके अकॉर्डिंग है, दिल्ली नर्सेज यूनियन के अकॉर्डिंग, जो कि गवर्नमेंट के आधार पे, गवर्नमेंट की सलाह के आधार पे हुआ है और मई 1990 में। ये क्या है कि 3.6 स्टाफ नर्सेज पे 1 नर्सिंग सिस्टर। फोर्थ है द असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आर रिकमेंडेड इन द रेशियो ऑफ 1 ANS टू एवरी 4.5 नर्सिंग सिस्टर। 4.5 नर्सिंग सिस्टर पे 1 ANS होती है। ANS विल परफॉर्म द ड्यूटी प्रेजेंटली परफॉर्म बाय नर्सिंग सिस्टर एंड परफॉर्म ड्यूटी इन शिफ्ट ऑल्सो। तो ये जो ANS है ये ड्यूटी उनकी लगाती है नर्सिंग सिस्टर की और स्टाफ नर्स की शिफ्ट वाइज। नेक्स्ट है द पोस्ट ऑफ डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में कंटिन्यू एट द लेवल ऑफ 1 DNS पर एवरी 7.5 ANS। 7.5 ANS पे क्या होगा, 1 DNS होगी। 6 है देयर विल बी पोस्ट ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फॉर एवरी हॉस्पिटल हैविंग 250 और बेड्स। 250 है उससे ज़्यादा बेड हैं तो वहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट होगी। 7th है देयर विल बी पोस्ट ऑफ 1 चीफ नर्सिंग ऑफिसर फॉर एवरी हॉस्पिटल हैविंग 500 और मोर बेड्स। 500 या 500 से ज़्यादा बेड का हॉस्पिटल है तो वहाँ पर एक पोस्ट किसकी होगी, चीफ नर्सिंग ऑफिसर की। 8th है इट इज़ रिकमेंडेड दैट 45% पोस्ट एडेड फॉर द एरिया ऑफ 365 डेज वर्किंग इंक्लूडिंग 10% लीव रिजर्व। 10% क्या होगा, लीव रिजर्व होगा, जैसे कि मैटरनिटी लीव, अर्न लीव एंड द डे ऑफ। नर्सेज आर एंटाइटल फॉर 8 डे ऑफ पर मंथ। 1 मंथ में 8 डे ऑफ के लिए एंटाइटल हैं एंड 3 नेशनल हॉलीडेज़ पर ईयर व्हेन डूइंग शिफ्ट ड्यूटीज़। मीन्स उनकी जो भी नेशनल हॉलीडेज़ हैं 3 नेशनल हॉलीडेज़ हैं वो भी मिलेंगे उनको और 8 डे का ऑफ मिलेगा जो शिफ्ट ड्यूटी में है। और इसमें हम जो टोटल स्टाफ हैं उसके 10% लीव रिजर्व रखेंगे। तो ये कुछ नॉर्म्स हैं जो कि स्टाफिंग से रिलेटेड हैं। इसमें मॉडिफिकेशन भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू जो भी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट है या फिर जो भी INC है या उसकी नर्सिंग की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इनमें उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। और यदि हॉस्पिटल में वर्कलोड ज़्यादा है तो ANS भी नर्सिंग सिस्टर की ड्यूटी परफॉर्म कर सकती है अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड ऑफ द हॉस्पिटल। तो आज का हमारा टॉपिक था स्टाफिंग और इसमें मेनली क्या होता है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग, रिटेनिंग प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल स्टाफ इसमें शामिल होता है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।